हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 8। पार्ट 7 तक मैंने आपको करवा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने 7 वीडियोस के लिंक आपको दे रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। तो आज ये वीडियो हमारे पास 8th है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का 8th पार्ट है। इस वीडियो में जो भी हमने 7th पार्ट में पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे हम उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी पहले जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे कौन से जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट होते हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे हम सबसे पहला जो फैक्टर है यहाँ पे लिखवाती हूँ। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/2 पाई सी अंडर रूट ऑफ के अपॉन म्यू। ठीक है, अंडर रूट ऑफ के अपॉन म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है, ये म्यू क्या है हमारे पास, एक रिड्यूस्ड मास। के क्या है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट। अभी देखो जो हमारे पास ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ये क्या है हमारे पास, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के, यानी ये फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके, 1/√ऑफ म्यू। ये जो रिड्यूस्ड मास है उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप आसानी से कर लोगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास के पे डिपेंड करती है, दैट मीन्स वो फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इंक्रीज करेगी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास इंक्रीज करेगी। ओके, उसके बाद वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, उनके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर की है, दैट मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। क्लियर। अभी आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी या फिर एग्जाम्पल दूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास रिड्यूस्ड मास के। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लाइक ये है मेरे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे क्या है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट। अगर हम इसकी देखें तो मैंने क्या बोला है कि हमारे पास जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं देखूं, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। इतनी बात क्लियर है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट मीन्स ये जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, या जितना कम हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है, दैट मीन्स इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आनी चाहिए और इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम आनी चाहिए। यानी जो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो लाई करती है वो लाई करेगी 2150 से 2250 के लगभग। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड होता है इसकी हमारे पास लाई करती है 1650, इसकी होती है 1450। ठीक है, 1450, 1650, 2150 और 2250 के लगभग हमारे पास वेरी करती है। तो अगर आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसकी देखें तो यहाँ पे यही चीज़ नज़र में आ रहा है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। दैट मीन्स हमारे पास अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कम हो रहा है, 3 to 1 हो रहा है, तो वैसे ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो रही है। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब ये हमारे पास एक फैक्टर है जिस पे हमने डिपेंड किया है कि ये फॉर्मूले पे कैसे डिपेंड करता है।
ठीक है। अब हम जो सेकेंड फैक्टर आएगा हमारे पास, वहाँ पे हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करती है, तो वो मैं लिखवाती हूँ। ठीक है, अभी देखो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे तो प्लीज़ साथ साथ में नोट्स बना लो। आपको बार बार मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैम आप नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। यहाँ पे मैं लिखवाती हूँ, जो चीज़ें मेरे नोट्स में होती है वही यहाँ पे मैं लिखवाती हूँ, और ये चीज़ आप खुद से उतारा करो। क्लियर है, समझ में आ गया? तो जो भी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं अगर आप वो भूल जाते हो कई बारी, तो साथ में बॉक्स बना के यहाँ पे लिख लो। जो भी चीज़ मैंने यहाँ बताई है यहाँ पे हिंदी में लिख लो, पंजाबी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे लिखिए। नोट्स अपने ही अच्छे लगते हैं और जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे वैसे उतारते जाइए। क्लियर, ताकि जब भी आप आगे रिवाइज करो आपको ज़्यादा समझ में आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर हम स्टार्ट करते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए। नाउ आप सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, किसका आएगा? हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे लिखेंगे आप, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो अफेक्ट द फोर्स कांस्टेंट, also the bond strength। ठीक है, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट पे भी इफेक्ट डालता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट डालेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो ये ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास है सिंगल बॉन्ड। ये आएगा हमारे पास sp, ये आएगा sp2, ये आएगा sp3। ठीक है, अगर इसमें हम देखें परसेंट ऑफ एक्स करेक्टर देखें तो 50% है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग होगा, यहाँ पे 33.33% होगा परसेंट ऑफ एक्स करेक्टर। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 25% होगा। तो जब हम इधर से जा रहे हैं sp से sp3 की तरफ जा रहे हैं, यानी हम इधर जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? एस करेक्टर क्या कर रहा है हमारे पास? डिक्रीज। ठीक है, एस करेक्टर क्या हो रहा है हमारे पास? डिक्रीज हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के बॉन्ड ऑर्डर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ म्यू यानी रिड्यूस्ड मास के। ठीक है, तो एस करेक्टर हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड ऑर्डर पे। अब देखो जितना ज़्यादा हमारे पास एस करेक्टर होगा उतना ही बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पे एस करेक्टर इधर जा रहे हैं तो हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, तो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे? अगर परसेंट ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी? यहाँ पे कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सेम है, स्ट्रेंथ का मतलब भी वही चीज़ है कि हमारे पास सपोज ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, डबल की उससे कम होगी, सिंगल की सबसे कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड ऑर्डर भी वही चीज़ है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बॉन्ड ऑर्डर का ही एक रूप है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास डिक्रीज हो रहा है परसेंट ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज होने से। तो यहाँ पे अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो के भी हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर के डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का सबसे मेजर रोल होता है। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे पास रिड्यूस्ड मास की। ठीक है, तो आप लिखिए एटम बॉन्डेड टू कार्बन increases in the mass। ठीक है, अगर कार्बन के साथ कोई भी आइटम ऐसा बॉन्डेड है और वो इंक्रीज कर रहा है विद द मास, ठीक है, तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड मास होगा
वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर रिड्यूस्ड मास अगर हमारे पास एटम का इंक्रीज कर रहा है तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऑब्वियस ये बात है, अगर रिड्यूस्ड मास इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन आ गया, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन है, कार्बन आयोडीन है। ठीक है, अब देखो जैसे हम इधर जा रहे हैं तो मास तो जो एटम अटैच है कार्बन के साथ उनका जो मास है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स उसका रिड्यूस्ड मास हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। अगर रिड्यूस्ड मास हमारे पास इंक्रीज करेगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड मास क्या हो रहा है, इंक्रीज, दैट्स वाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट मैंने बताया था पहले ही, सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा। अब फोर्थ पॉइंट है वो आएगा हमारे पास रेजोनेंस के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, जब मैं लिखवा दूंगी तब समझाऊंगी आपको, पहले आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास रेजोनेंस का। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे पास क्लियर हो चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास रेजोनेंस के ऊपर। देखो, अगर किसी भी कोई भी हमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर, अगर उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है दैट मीन्स अगर रेजोनेंस होगा उसमें तो वहाँ पे जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी चेंज हमारे पास आएगा ही आएगा। ठीक है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का ऊपर कैसे चेंज आएगा, यानी जो रेजोनेंस है वो क्या है, इफेक्ट डालती है, इफेक्ट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्या डालेगी, वो इफेक्ट डालेगी एंड वाइब्रेशनल एंड ऑल्सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे भी एंड ऑल्सो इफेक्ट्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको तो मेरे पास ये कार्बोनियल है। ठीक है, मेरे पास एक तो ये चीज़ है, एक मेरे पास मैं एग्जाम्पल लेती हूँ इसकी, ये 2 चीज़ है, ये सिंपल कार्बोनियल है, ये कार्बोनियल हमारे पास कॉन्जुगेशन में है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने अभी आपको क्या बोला है, जितना हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, यानी जिस भी मॉलिक्यूल में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास सिंपल एक कार्बोनियल ग्रुप है, यहाँ पे रेजोनेंस का कोई मतलब नहीं है, ना तो इधर कोई बॉन्ड है ना इधर कोई बॉन्ड है, ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज हमारे पास नहीं होगा। बट इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये बॉन्ड हमारे पास इधर आएगा, ये बॉन्ड हमारे पास आगे जाएगा, तो इसका जो रेजोनेंस क्या बोलता है कि ये इस तरीके से हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, यानी रेजोनेंस के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसमें चेंज हो जाएगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बोनियल बॉन्ड है, ये तो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, एक्चुअल में क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड यहाँ पे कैरेक्टर हमारे पास अवेलेबल है, बट इधर क्या है, रेजोनेंस के कारण ये जो बॉन्ड है शिफ्टिंग होती है इनकी। हम ये बोल सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है वो एक्चुअल में डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस के कारण ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है उतनी उसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर इसमें देखें तो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वो इसकी ज़्यादा आएगी। ठीक है, यानी जो ए मॉलिक्यूल है और ये जो बी है, ए का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा आती है। लगभग अगर इसकी बात करें तो 1720 से लेकर 1721 तक हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, बट इसकी जो है 1650 से लेके 1600 इतनी नहीं होती, इसके लगभग होती है 670, सॉरी 1 मिनट रुको, 1670 से लेके 85 तक, 85 तक। ठीक है,
इतने इसकी फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है रेजोनेंस के कारण। ठीक है, अब इसकी फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा आई, इस वाले मॉलिक्यूल की। ऑल क्लियर, समझ में आ गया। अब हम एक जो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो या तो मैं अभी करवा देती हूँ आपको, या फिर जब ये क्वेश्चन हम करते होंगे उसमें करवा दूंगी। पहले मैं लिखवा देती हूँ आपको, ताकि जो चीज़ें लिखने वाली हैं वो आपकी सारी हो जाए, आप लिख लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग उतार लेना उसको। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब देखिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक जैसे हमें मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करना होता है, या तो डिक्रीजिंग पूछेंगे या फिर इंक्रीजिंग पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, लेकिन पहले हम 3 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देखो, अब देखो एज इट इज़ हमें ऐसा तो नहीं है कि इन मॉलिक्यूल्स की हमें फ्रीक्वेंसीज याद होंगी तो हम इनको अरेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, किसी को ऐसे याद नहीं होती है। बस जैसे मैंने आपको करवाया था 7th वीडियो में, उनकी फ्रीक्वेंसीज याद रखना। मैंने आपको बोला था अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स, यानी कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी ग्रुप, यानी कुछ भी लगा हुआ, लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ है, उन ग्रुप्स के कारण, उन एटम्स के कारण हमारे पास जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन आने लग जाती है, या तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कोई ना कोई एटम या कोई ना कोई ग्रुप उस मॉलिक्यूल के ऊपर होगा तो उस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई चेंज हमारे पास आएगा ही आएगा। क्लियर, तो अगर इसकी बात करें, अगर हमें कार्बोनिल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम्स लगे हुए हैं, इनकी भी तो, ये भी तो, इनका फैक्टर भी तो काम करेगा। ठीक है, अगर इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ है, देखनी तो हमें इनकी ही फ्रीक्वेंसी है। कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर मैंने आपको लिखवा रखा है। ठीक है, 7th वीडियो में। बट मैंने क्या बताया है, जो ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, विड्रॉइंग, कुछ भी लगा हो, चाहे हमारे पास डबल बॉन्ड ही क्यों ना लगा हो, अभी मैंने आपको फैक्टर बताया है रेजोनेंस का। ठीक है, रेजोनेंस होगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा, और ये बॉन्ड हमारे पास इधर चला जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड इसको प्रोवाइड करेगा, ये बॉन्ड इधर चला गया। यानी मैंने क्या बोला है, जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है या जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा कार्बोनिल ग्रुप का, जिसका चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, उतनी उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। बट इस केस में क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन लोन पेयर इसको दे रहा है, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर गया, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस के कारण सिंगल बॉन्ड में चेंज हो चुका है। यानी यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दैट्स वाई इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से थोड़ी कम होगी। ठीक है, ये चीज़ आ गई, हमने ये करा। अगर इसमें देखें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी तो लोन पेयर है। ठीक है, तो यानी ये भी इसको दे सकता है, ये बॉन्ड इधर जा सकता है। ठीक है, या फिर ये भी इसको दे सकता है बॉन्ड, ये इधर जा सकता है, और ये बॉन्ड हमारा पास इधर आ सकता है। ठीक है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। बट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर आ सकते हैं। ये बॉन्ड हमारे पास जो डबल था वो सिंगल में चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर भी जा सकते हैं, ये इधर भी आ सकते हैं, लेकिन ये इधर भी जा सकते हैं और ये रेजोनेंस में आगे भी जा सकते हैं। समझ में आ रही है? तो अगर हम परसेंट के हिसाब से देखें, ठीक है, परसेंट के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर फुली यहाँ पे ट्रांसफर्ड कर रहा है, दैट मीन्स ये 100% अपना ट्रांसफर कर रहा है इसके पास सिंगल बॉन्ड की तरफ। बट इधर हम देखें कि ऑक्सीजन हमारे पास ये भी 100% इस कार्बोनिल की तरफ जा रहा है, और ये वाला ये जो बॉन्ड है ये भी 100% हमारा इस कार्बोनिल की तरफ जा रहा है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया हमारे पास 200%। ठीक है, अगर इधर देखें तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है इसकी जो 2 लोन पेयर्स हैं, ये 50% तो हमारे पास इस कार्बोनिल की तरफ जा रहे हैं और 50% हमारे पास इधर आ रहे हैं, यानी पूरे के पूरे हमारे पास नहीं जा रहे। वैसे हम तीनों स्ट्रक्चर्स में देखें तो हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन आप कंपेयर करो तीनों में कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में कम आ रहा है, यानी हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कम किस में चेंज हो रहा है। यहाँ
यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे अपने कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिर्फ 50% ही दे रहा है, बट इसमें क्या 100% दे रहा है, इसमें 200, 100 ये 100 ये, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो जल्दी से जल्दी सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। तो सिंगल बॉन्ड जितना होगा हमारे पास उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 50% इधर जा रहा है तो 50% इधर आ रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है लेकिन इनसे कम है, इनसे कम है। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास ज़्यादा होगी, यानी थर्ड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे 200% है, यानी ये भी 100%, ये भी 100%। डबल बॉन्ड ज़्यादा सिंगल में चेंज हो रहा है, ज़्यादा सिंगल में चेंज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, फ्रीक्वेंसी भी कम आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे लास्ट में चला गया। 100% ये है तो ये 1 और ये 2। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। चलो अब देखो ये चीज़ तो हम ये एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना सकती हूँ कि इनको मैं ऐसे बॉन्ड जोड़ दूँ कि आपके एग्जाम में ऐसे जोड़ के भी आ सकता है ना, इस तरीके से। तो डरना मत, चाहे वो हाफ आए चाहे वो फुल दे, तो एक ही बात है इनकी, ठीक है। अगर इनमें देखो यहाँ पे ये जब सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए, मैंने क्या बोला है, सिर्फ आपको कार्बोनिल की फ्रिक्वेंसी देखनी है, लेकिन जो भी इनके साथ एटम्स अटैच हैं आपको उसका भी फंक्शन देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन अगर इसकी बात करें तो ये मिथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आई, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई, ये देखें तो ये भी शो करेगा प्लस आई, ये देखें तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर हम बात करें तो ये सारे इलेक्ट्रॉन देने वाले बैठे हैं कहाँ पे, इस कार्बोनिल को, इस कार्बन को सब भी इलेक्ट्रॉन देने वाले बैठे हैं। यानी हम इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारे पास कार्बन के ऊपर वो इंक्रीज कर रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो ये बॉन्ड है ना वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। ये बॉन्ड हमारे पास किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो डबल बॉन्ड हमारे पास किस में चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। अगर वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ बॉन्ड ऑर्डर कम आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम आएगी, फ्रीक्वेंसी कम आएगी। तो हम अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आती है, कम, ठीक है। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कम आती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी कम आया है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारे पास क्या आई है, कम आई है। क्लियर है। अब देखिए इसका, ये क्या है, प्लस आई, ये भी प्लस आई, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई, ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो गया। बट इधर देखें, देखो यहाँ पे प्लस आई दे रहा है, नो डाउट यहाँ पे प्लस आई है। बट अगर इसमें देखें यहाँ पे एक Cl है, Cl। अब देखो जो हेलोजेंस होते हैं हमारे पास उनका हमेशा आपको कंसीडर क्या करना है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। अब ये क्लोरीन क्या लगा रहा है हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ये इससे लेगा, इस कार्बन से कार्बन आगे से लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी। अगर कम होगी तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट थोड़ा कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये यानी डबल बॉन्ड थोड़ा करेक्टर इसमें रहेगा। बट इसमें बात करें तो 2 Cl2 लगे हैं तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। दैट्स वाई ये जो बॉन्ड है हमारे पास वो डबल ही रहता है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज कर रही है, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 में है, फिर 2 में है, फिर 1 में है, ठीक है। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट भी हमारे पास आता है। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम आएगी, ठीक है। आई होप आपको 3 क्वेश्चंस ये समझ में आए होंगे। और क्वेश्चंस है मेरे पास, वो करते हैं। यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगाया है ना, यहाँ पे आप नाइट्रोजन भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन की एग्जाम्पल भी आ सकती है, बस वही सेम चीज़ आएगा, ऑर्डर 3 1 2 ही चलेगा उसमें भी, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, वो भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो यहाँ पे चीज़ पॉसिबल सेम हो जाएगी, ऑर्डर भी सेम आएगा। तो आप नाइट्रोजन करके आप अपनी तरफ से 4th एग्जाम्पल बना लेना उसकी, ठीक है। तो आगे हम करते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन ये रहे, इनको सॉल्व करते हैं, आगे और करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इनको आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, पहले ये वाला करते हैं। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये कार्बोनिल,
ठीक है। यहाँ पे ये वाला कार्बोनियल है, अगर देखें तो इधर हमारे पास ये हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर आ सकता है, ये बॉन्ड हमारे पास इधर जा सकता है, और ये बॉन्ड हमारे पास इस ऑक्सीजन की तरफ जा सकता है। यानी ऑक्सीजन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ सकता है। बट अगर इसमें देखें तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर सॉरी ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये बॉन्ड हमारे पास इधर आएगा। अगर ये चीज़ होती है तो इस कार्बन के ऊपर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज अब आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करने के लिए ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड इसको अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ताकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल हो जाए, ठीक है। बट इसमें देखें तो ये क्या है हमारे पास NO2, ये बॉन्ड अगर इधर गया, ये बॉन्ड इधर आया, ये सिंगल बॉन्ड इधर, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, लेकिन NO2 क्या है एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर मैंने की है ये यहाँ पे नहीं होगी, तो यहाँ पे ये कार्बोनियल कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड करैक्टर ही रहता है। मैंने क्या बोला, जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन NO2 जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर पाता। दैट्स वाई जो भी मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास करवाए हैं, जो ये बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये कार्बोनियल इधर गया, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। कार्बोनियल में कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड करैक्टर ही हमारे पास रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर यहाँ पे रहा, तो या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई मेरे पास सबसे ज़्यादा, यानी C की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ गई। अब इन दोनों को अरेंज करना है, अब इन दोनों में देखिए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए कुछ भी नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी लास्ट में B वाले की फ्रीक्वेंसी। B में क्यों, क्योंकि पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं यानी पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर में चेंज होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो इस पॉजिटिव को देने वाला ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो ये चीज़ रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, यानी ये पार्शियल सिंगल बॉन्ड में चेंज हो सकता है, तो ये वाला ऑर्डर इसका आएगा CAB, ठीक है। अगर इस सेकंड वाले क्वेश्चन है इसका देखें तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये वाला इधर आएगा, यानी 50% तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं, 50% हमारे पास इधर जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये चीज़ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है। अब ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इस तरीके से हमारे पास जा सकता है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे 50% ये इधर आएगा, 50% ये इधर जा सकता है। बट ये जो थर्ड है, थर्ड में क्या है, ऑक्सीजन है इधर है, तो ये भी इधर आ सकता है, ये डबल बॉन्ड भी इधर जा सकता है, यानी इधर से भी सिंगल बॉन्ड बन सकता है, इधर से भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन सकता है, यानी 100% इधर से आएगा और 100% हमारे पास इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड में ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा 200% ये अपनी दे रहा है। इधर देखिए तो 50-50% ये है, इधर देखिए 50-50% ये है, यानी सबसे ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी है, C वाले की। C वाले को लास्ट में लिखो। अब इन दोनों में से आपको अरेंज करना है, सबसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है, 50% इधर है, 50% हमारे पास क्या है, इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी B की, A और C की। क्यों, ऐसा क्यों आएगा, अब देखो यहाँ पे भी 50% है, इधर भी 50 है, इधर भी 50, इधर भी 50, लेकिन आपको क्या करना है, ये देखोगे NO2, तो NO2 क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पे 50-50% नहीं होगा ये, ठीक है। 50-50% नहीं होगा, क्यों, क्योंकि NO2 क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा इसकी तरफ, तो हम ये बोलेंगे 60% इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस साइड जा रहे हैं और 40% ही हमारे पास इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। 40% इधर, 60% इधर। अगर ये 40% इधर जाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये सिंगल में थोड़ा सा कम चेंज होगा, तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बनेगी इससे, लेकिन इसमें क्या है 50 इधर है, पूरा 50 इधर है, 50-50, तो ये कार्बोनियल सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो BAC ये इसका ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर इसमें देखें,
अगर इसमें देखें तो ये बॉन्ड इधर आएगा हाफ, ये इधर चला गया, ठीक है। अगर इसमें देखें तो ये हाफ इधर चला गया, ये आगे चला गया, यानी 50% इधर 50% इधर, ठीक है ये चीज़। अगर इसमें देखें यानी जो है ये हमारे पास 50% ही ये जो डबल से सिंगल में जा रहा है, ठीक है। अगर ये देखें तो ये बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर जा सकता है, इधर देखें तो ये भी बॉन्ड इधर आ सकता है, ये बॉन्ड इधर जा सकता है, यानी 100% तो इधर से आ रही है, 100% इधर से आ रही है, टोटल कितना हो गया 200%। तो इसकी फ्रिक्वेंसी तो सबसे कम आएगी, है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम। अगर इधर देखें तो ये अपना दे रहा है फुल, अपनी फुल देगा, यानी ये 100% देगा अपने, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में चेंज होगा, इसमें, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा सबसे कम आएगी, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसकी आएगी, ए की, सी की और बी की, ए सी बी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हमारे पास सिंगल में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स उसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है और उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम आएगी, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल में ज़्यादा चेंज होगा वहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। अगर इसमें देखें तो 200% इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, यानी मैक्सिमम हमारे पास चेंज हो सकता है सिंगल बॉन्ड में, तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम आएगी। बट इसमें देखें तो ऑक्सीजन अपने 100% दे रहा है, तो 100% में ये भी सिंगल में चेंज हो सकता है। बट इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ 50% इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 50% ही हमारे पास चेंज हो पाएगा सिंगल बॉन्ड में, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाँ सी फिर भी, ठीक है। समझ में आया। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास ये सॉल्व हो चुके हैं, और क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, एक, ठीक है, एक, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। 1 यहाँ पे देखो ऐसे है, ए बी सी टी और ई, इनको हमें अरेंज करना है। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, यानी 1 2 3 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से आपको ये होमवर्क दिया जाता है और ये वाला आपको होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। दोनों आप कर लोगे, ये दोनों मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये कार्बोनियल है, इसमें क्या होगी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन HB बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमारे पास क्या होगा, जो ये कार्बोनियल, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है हमारे पास वीक हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, इसका मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, तो या तो मैं इसी वीडियो में करवा दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पहले आप ये एग्जाम्पल कीजिए, एग्जाम्पल्स बहुत हैं मेरे पास, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करवाऊंगी ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, जहाँ पे मैं और क्वेश्चन आपको करवाऊंगी और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये वीक हो जाता है। अब बॉन्ड वीक होने के कारण, ठीक है, बॉन्ड वीक होने के कारण ये पार्शियल डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होने के कारण यहाँ पे जो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, कम। तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा आएगी, इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, और ये इसके जो वीक होने के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये क्लियर हुआ। अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे क्या है, ये फ्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन लगा हुआ है। फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींचता है। देखो मैंने आपको बताया हमेशा ये जो हैलोजेंस है इनका माइनस आई इफेक्ट आपको चलाना होता है, ठीक है। इनको देखो, जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जिसके कारण ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा। अब ये ऑक्सीजन से खींचेगा तो जो ये बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा,
ये क्या है हमारे पास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, कार्बन इससे लेगा, जिसके कारण ये बॉन्ड हमारे पास शॉर्टर हो जाएगा। शॉर्टर होने के साथ साथ ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो कौन ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा खींचेगा इससे, समझ रहे हो। और यहाँ पे भी वैसे स्ट्रॉन्ग तो होगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इन दोनों में से तो ये ज़्यादा खींचेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इससे ये खींचेगा, यहाँ से ये बॉन्ड शॉर्ट होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा बट इससे कम। अभी अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। दैट मीन्स बी की फ्रीक्वेंसी ए से ज़्यादा है। ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, यानी ये 50% इधर आ सकता है और 50% ही हमारे पास इधर जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। अगर इसमें देखें, हाँ इसमें देखें तो ये चीज़ क्या है, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड में चेंज। यहाँ पे भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, ये चीज़ होगी तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड में चेंज। हमें इन दोनों में क्या फ़र्क बताना है। अब देखो ये 100% अपना दे रहा है इधर, 100% ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन इधर, यानी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में 100% इधर चेंज होगा, 100% इधर चेंज होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो तो 50-50% चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी अगर देखें तो ये तीन अरेंज हो गए। अब इन दोनों की बात करनी है, इन दोनों को अरेंज करना है। तो ऑक्सीजन अगर बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है बट ऑक्सीजन लेता भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये कुछ अपना पार्ट इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, जिसके कारण ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास ज़्यादा आएगी। तो हमारे पास जी और फिर ई, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, ये ले नहीं रहा है, ये दे रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। अगर सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ, स्ट्रेंथ कम हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, फ्रिक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर बनेगा BACDE, ठीक है, इस तरीके से। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, होमवर्क हो गया। एक टाइप का क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे रह गया है, वो मैं आपको करवा देती हूँ अभी, पहले आप इसको उतार लीजिए। आती है हमारे पास क्वेश्चन, रिंग साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो रिंग साइज अगर हम इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो रिंग का साइज है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। 8 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, 4 है, ठीक है, 5 है, 4 है, फिर 3 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास रिंग साइज डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लिखाती हूँ, तो आप लिखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे रिंग साइज जो हमारे पास, जो रिंग साइज अगर डिक्रीज करेगा, अगर रिंग साइज हमारे पास डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स हमारे पास जो एंगल होगा, ठीक है, वो भी डिक्रीज करेगा। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा होगा और यहाँ पे हमारे पास एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या होगा हमारे पास, कम। अब देखो रिंग साइज कम होगा, एंगल भी हमारे पास कम होगा। अगर एंगल हमारे पास कम होगा तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर भी हमारे पास कम होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। रिंग साइज कम होगा तो एंगल भी कम होगा, एंगल कम होगा तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। सो कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे सपोज sp है, ये sp2 है, ये sp3 है। अगर यहाँ पे परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर देखा जाए तो 50% होता है, यहाँ पे 33.33% होता है, यहाँ पे 25% होता है, राइट। अगर यहाँ पे देखें 50%, 33, 25, sp का स्ट्रक्चर लाइक इस तरीके से होता है ना, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो एंगल है 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होता है। sp2 की बात करें तो इसका जो शेप है कुछ इस टाइप का होता है, तो 120, इसमें एंगल कितना आता है 120 डिग्री, तो 120। sp3 टेट्राहेड्रल है तो इसका जो एंगल है 109.4 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर अगर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे एंगल भी हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। मैंने यही बोला, अगर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एंगल भी कम होगा। परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कम है तो एंगल भी कम है, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो एंगल भी हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की, यहाँ पे क्या है हमारे पास 60 डिग्री, ये दो हाइड्रोजन्स लगे होते हैं,
ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास एंगल क्या है यहाँ पे कम है, क्यों? क्योंकि इस रिंग में क्या है स्ट्रेन है, स्ट्रेन होने के कारण एंगल यहाँ पे कम है। अगर एंगल कम है तो दैट मीन्स यहाँ पे परसेंट ऑफ एज करेक्टर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंट ऑफ एज करेक्टर भी कम होगा। अगर देखो यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंट ऑफ एज करेक्टर हमारा डिक्रीज कर रहा है, बट इधर से इधर जाते परसेंट ऑफ एज करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, बट इधर से इधर जाएंगे तो उल्टा अगर बोल दो तो परसेंट ऑफ पी करेक्टर तो बढ़ रहा है ना। यहाँ पे 50% है, ठीक है, यहाँ पे 70% है। इस तरीके से अगर इधर से इधर जाएंगे तो पी करेक्टर हमारा बढ़ेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं अगर एंगल कम है परसेंट ऑफ एज करेक्टर भी कम होगा, बट इसका उल्टा क्या होगा, परसेंट ऑफ पी करेक्टर हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा अंदर वाले एंगल्स का। समझ रहे हो, अंदर वाला जो एंगल है उसका परसेंट ऑफ एज करेक्टर कम, बट परसेंट ऑफ पी करेक्टर ज्यादा होगा। बट बाहर वाले एंगल की बात करें, जो बाहर वाला हमारे पास एंगल होता है उसका जो परसेंट ऑफ एज करेक्टर क्या होगा, ज्यादा। बाहर वाला एंगल जो होगा उसका परसेंट ऑफ एज करेक्टर ज्यादा होता है। जहां पे परसेंट ऑफ एज करेक्टर ज्यादा आ गया वहां पे हमारे पास एंगल भी ज्यादा आएगा, वहां पे हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आएगी, ठीक है, वहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी जितना एंगल कम हो, सॉरी, रिंग साइज जितनी कम होगी उसका बाहर वाला जो एंगल होगा, ठीक है, उसका जो बाहर वाला एंगल वो बड़ा होगा, परसेंट ऑफ एज करेक्टर ज्यादा होगा। जितना परसेंट ऑफ एज करेक्टर हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है वो ये चलेगा, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसकी होती है। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो आपको एक अपने माइंड में बिठाना है। समझ में आ गया? हमारे जो बुक होती है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्डिंग दी होती है, ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समझ नहीं पाते, लेकिन लिखी सिर्फ यही चीज़ होती है। रिंग के बारे में लिखा होता है, एंगल के बारे में, परसेंट ऑफ एज करेक्टर के बारे में, पी करेक्टर को डाल देते हैं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर परसेंट ऑफ एज करेक्टर ज़्यादा होगा तो पी करेक्टर कम होगा। अगर उल्टा बोल दो, अगर वो कम होगा तो दूसरा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका बुक में थ्योरेटिकली वे में लिखा होता है तो उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और किसी से हम समझते हैं तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है, पहले आप इसको समझिए, उसके बाद बुक वाला वर्डिंग आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वो लिख के आ गए। पहले आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद वर्ड जो बुक की वर्डिंग पढ़ो कि आपको समझ में आ रहे हैं। ये देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन आप बुक की भी लैंग्वेज जरूर पढ़ा करो। ठीक है, कि क्या लिख रहे हैं, समझ में आ गए? तो इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट है। आई थिंक मैंने आपको 10 क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवा दिए हैं और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं, तो प्लीज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस हैं, वो डिपेंड रहेंगे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। मुझे लिखवाना भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और क्वेश्चंस भी हैं जो मुझे आपको करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 वीडियोस हो चुकी है। 7 तो पिछली थी, 8 वीडियोस हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हो चुकी है, तो प्लीज इनको करके रखना, नोट्स अच्छे से बना के रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।